तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से मेरे छोटे से चैनल के एक छोटे से वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से हिंदी ग्रामर। तो हम लोग शुरू से और बेसिक से हम लोग हिंदी ग्रामर सीखेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और अक्सर जो आज हम लोग शुरू से एकदम बेसिक से पढ़ने जा रहे हैं, और वही हिंदी ग्रामर में एक पहला हम लोग का 10वीं क्लास का एक पहला टॉपिक होता है, जो अक्सर एग्जाम में वहां से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं हिंदी ग्रामर, जिसमें से पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कि जिसका नाम है वर्ण वर्णमाला। चलिए हम लोग हिंदी ग्रामर पढ़ने वाले हैं। चलिए हिंदी ग्रामर में हम लोग देखेंगे, आज केवल बात करेंगे वर्ण और वर्णमाला के ऊपर। आप अगर चेक करिएगा इस इससे मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, तो बहुत वर्ण से बहुत सारा प्रश्न बनता है। जैसे वर्ण के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए हम लोग वर्ण के अंदर पढ़ते हैं कि मतलब जब एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, वर्ण को कितनों भागों में बांटा गया है, फिर उसके बाद उसके कितने भागों में बांटा गया है और किसकी कितना संख्या है। और जब ये पढ़ लेंगे तो फिर उसके बाद और एक्स्ट्रा पूछा जाता है कि अल्पप्राण, महाप्राण, घोषवर्ण या घोष व्यंजन या अघोष व्यंजन, और उसके बाद उच्चारण स्थान। इतना सारा चीज हम लोग को वर्ण से क्वेश्चन बनता है, जो कि अक्सर एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न यहाँ से मतलब कि पूछे जाते हैं। और खास करके उच्चारण स्थान से मतलब प्रत्येक साल दो तीन चार ऐसे करके प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि हम लोग वर्ण के अंदर ही उसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले वर्ण से। चलिए देखिए, हम लोग वर्ण किससे कहते हैं। हम लोग वर्ण उस मूल्य ध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा ना किया जाए। और याद रखिएगा, हिंदी ग्रामर हो या इंग्लिश ग्रामर हो, हमसे डिफिनेशन कभी नहीं पूछा जाता। हाँ, समझ पा रहे ना। भले हाँ, एक नंबर का प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि जिससे खंड या टुकड़ा न किया जाता है उसे क्या कहते हैं, ऐसा पूछा जा सकता है। लेकिन मतलब थ्योरी वाइज जो लिखने के लिए कभी ऐसा दे नहीं सकता, वर्ण किसे कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, समास किसे कहते हैं, ऐसा हिंदी ग्रामर में कभी प्रश्न पूछा नहीं जाता। तो हम लोगों को मेन मतलब हम लोग मेन उसी टॉपिक को देखेंगे, जिससे मतलब कहने का मेरा मतलब है कि सबसे ज्यादा हम लोग एग्जाम्पल को लेकर चलेंगे, क्योंकि ज्यादातर हम लोगों के एग्जाम्पल के माध्यम से ज्यादा प्रश्न हम लोग कर पाएंगे, और वैसा ही प्रश्न हम लोग को सेम सेम पूछा जाएगा एग्जाम में। तो सबसे पहले बात करेंगे वर्ण के ऊपर। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा जिसे खंड या टुकड़ा ना किया जाए, खंड या टुकड़ा ना किया जाए उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जाए। जैसे कहने के मेरा मतलब है कि हम लिख दिए क, तो क्या आप क को तोड़ सकते हो? बिल्कुल नहीं तोड़ सकते। क्यों? क्योंकि क सिंगल सिंगल है। और याद रखिएगा, हम लोग अभी हिंदी ग्रामर पढ़ रहे हैं, जब इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे, स्टार्टअप करेंगे हम लोग अल्फाबेट से। तो कहने का मेरा मतलब है, जैसे अल्फाबेट में हम ए लिखे, तो क्या ए को आप तोड़ पाइएगा? नहीं तोड़ पाइएगा। उसी प्रकार से क हो गया, एक च ले लीजिए, और कुछ भी ख ले लीजिए, प ले लीजिए, य ले लीजिए, ये सारा चीज अ ले लीजिए, ये सारा चीज आपका जो लिखा गया वर्ण है। क्या है? तो वर्ण है। तो हम इसको तोड़ नहीं सकते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि वर्ण उस मूल्य ध्वनि को कहते हैं जिससे हम लोग खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। जैसे में मान लीजिए कि हम लिख दिए फ अल फल, इसको तोड़ सकते हैं। बात समझ पा रहे ना? इसीलिए वर्ण नहीं है बल्कि यह शब्द है। इसीलिए हम लोग वर्ण टॉपिक जैसे ही हम लोग खत्म करेंगे, तो वर्ण के बाद हम लोग पढ़ते हैं शब्द पढ़ते हैं। तो शब्द किसको कहते हैं? तो शब्द हम लोग कहते हैं वर्णों व ध्वनियों के सार्थक मेल को। वर्णों ध्वनियों के सार्थक मेल को हम लोग शब्द कहते हैं। फिलहाल हम लोग शब्द नहीं पढ़ेंगे। हम लोग फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। बात समझ पा रहे ना?
तो आप याद रखिएगा, वर्ण उस मूल्य ध्वनि को कहते हैं जिससे खंड या टुकड़ा ना किया जाए। देखिए, हम इसको कर सकते हैं बिल्कुल, ये वर्ण नहीं है, ये तो शब्द है, क्योंकि इसको हम टूट सकते हैं, फ और ल में टूट सकते हैं। बात समझ पा रहे ना? तो इसको वर्ण नहीं कह सकते, इसको वर्ण भले सिंगल सिंगल को वर्ण कह सकते हैं। बात समझ पा रहे हैं? अब उसके बाद आएगा कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, और हम आपको सारे के सारे जुड़वा देंगे कि 52 होता है, कौन होता है। बात समझ पा रहे हैं? कुल वर्णों की संख्या 52, ठीक है। और टेंशन नहीं लीजिए, हम लोग देखने वाले हैं, जैसे वर्ण का संख्या खत्म करेंगे टाइम करने के बाद हम आपको वन बाय वन करके संख्या जुड़वा देंगे कि 52 होता है, 52 याद होगा के बारे में हो गया। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिससे खंड प्रदान किया जाता है, करते हैं उन्हीं कुल वर्णों की संख्या कितना होगा, तो 52 होगा। बस इतना याद रखना है। अब देखिए, अब बात करेंगे हम लोग वर्ण का प्रकार। पहले इसको खत्म करना बड़ा टॉपिक, बहुत छोटा वर्ण, इससे इतना ही पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव के लिए। वर्णमाला किसे कहते हैं? ऑब्जेक्टिव में रहेगा, तो जैसे कि वर्णों को क्या कहते हैं? वर्णमाला के पास, इससे कोई बड़ा नहीं है, ये गलत नहीं है। अब बात करेंगे तो वर्ण होता है दो प्रकार के, एक होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। एक होगा स्वर वर्ण, हो जाएगा व्यंजन वर्ण। बात समझ पा रहे हैं? चलिए हम लोग देखते हैं व्यंजन वर्ण। देखिए, स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसके उच्चारण का मतलब होता है बोलना होता है। बात समझ पा रहे हैं? तो स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसके उच्चारण में किसी अन्य स्वर की सहायता या सॉरी या किसी अन्य वर्णों की सहायता ली जाए, उसे हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। याद रखिएगा, इसमें किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है, नहीं ली जाती है। यहाँ से आप याद रखिएगा, स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है, उसे हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। और व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो व्यंजन वर्ण उन वर्णों जिसके उच्चारण का मतलब होता है बोलना, जिसके उच्चारण में हम लोग स्वर वर्ण का सहायता, स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, ली जाती है। आप यहाँ से याद रखिएगा, व्यंजन वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं, और स्वर वर्ण कहते हैं जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है, उसे हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। बात समझ पा रहे हैं? हम लोग स्वर वर्ण की संख्या, स्वर वर्ण की संख्या 11। देखिए, कहीं कहीं बुक में 13 लिखा मिलेगा, तो 13 लिखा मिलेगा जिसमें से 2 होता है, मतलब ये में 11 लिखा आपको, ऐसे 11 कहीं कहीं बुक आपको 13 लिखा मिलेगा, जो 13 लिखने को मिलेगा उसमें से 2 को एक्स्ट्रा मिलता है जिसका नाम अन और आ है। तो अन और चिन्ह मिलान बोलते हैं। तो स्वर 11 होता है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम लोग, आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ री ए ओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया, ठीक है। तो ए हो गया 11 हमारा स्वर वर्ण। तो कोई पूछे प्रश्न में कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। कहीं कहीं बुक में 13 मिलेगा, वैसे भी जब हम लोग 52 में जोड़ेंगे तो हालांकि 13 को ऐड करेंगे, यानी कि 2 को और ऐड करेंगे जो अन और अ है, तो एक्स्ट्रा लिख लीजिएगा यहाँ पे 2 और में अन और अ, ये चिन्ह है, याद रखिएगा ये चिन्ह है। तो इसको ऐड करिएगा तो 11 2 13 का हो जाएगा, नहीं था 11 को होगा। बात समझ पा रहे ना? अब देखिए, अब बात करेंगे इसका प्रकार, स्वर वर्ण का प्रकार, कि स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। स्वर वर्ण
अभी फिलहाल इसको ड्रॉप कर लो, अभी यहाँ पे रहने दो इसको। स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा हम लोग का ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर वर्ण। दूसरा हो जाएगा दीर्घ स्वर वर्ण, और तीसरा हो जाएगा प्लुत स्वर वर्ण। ये हो गया हम लोगों का स्वर वर्ण का प्रकार। स्वर वर्ण 3 प्रकार का होता है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब बात करेंगे कि ह्रस्व स्वर किसे कहेंगे, दीर्घ स्वर किसे कहेंगे और प्लुत स्वर किसे कहेंगे। जैसे ही स्वर वर्ण खत्म करेंगे वैसे ही हम लोग स्टार्ट करेंगे व्यंजन वर्ण। और फिलहाल इसको रख लीजिए, फिर से चलते हैं। स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्णों को सहायता नहीं ली जाती है। स्वर वर्णों की संख्या 11 को होता है, बट कहीं कहीं 13 को मिलेगा। वो क्या मिलेगा, 2 को और मिलेगा तो और मिलता है। अब देखिए स्वर वर्ण 3 प्रकार का होता है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब बात करेंगे हम लोग कि ह्रस्व स्वर किसे कहेंगे, दीर्घ स्वर किसे कहेंगे और प्लुत स्वर किसे कहेंगे। तो यहाँ पे ह्रस्व स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिसके उच्चारण में कम समय लगता है। ह्रस्व स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिसके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, और इसकी जो संख्या हो जाएगा, इसकी संख्या 4 होता है। और 4 कौन कौन होता है तो देख लीजिए, अ, ई, उ और री। अ, ई, उ और री होता है ह्रस्व स्वर वर्ण की संख्या, याद रखिएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद में आता है दीर्घ स्वर वर्ण। दीर्घ स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसके उच्चारण में दुगुना समय लगता है, जिसमें दुगुना दुगुना समय लगता है। और जो इसकी जो संख्या हो जाएगा, इसकी संख्या 7 होता है। 7 को कौन कौन होगा तो आ हो जाएगा, दीर्घई हो जाएगा, दीर्घऊ हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऐ हो जाएगा, ओ हो जाएगा और अ हो जाएगा। तो देखिए हम आपको पहले ही बोल रखे थे कि जो स्वर वर्ण की संख्या 11 को होता है। जैसे हम इसका 3 प्रकार पढ़ा है, ह्रस्व स्वर वर्ण, दीर्घ स्वर वर्ण। ह्रस्व स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसके उच्चारण में कम समय लगता है, जिसकी संख्या 4 को होगा कौन कौन, अ, ई, उ और री होगा। दीर्घ स्वर वर्ण, दीर्घ स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसके उच्चारण में दोगुना समय लगता है, जिसकी संख्या 7 को होगा। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और अ हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग। वैसे देखिए 4 7 11 और हम लोग 11 में क्लिक रखा था। ठीक है, प्लुत स्वर वर्ण, प्लुत स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसके उच्चारण में 3 गुना समय लगता है, 3 गुना समय लगता है। इसका सिर्फ इसका कोई संख्या नहीं, इसका जैसे याद रखना हम लोग को, इसको राम पढ़ेंगे ना कि रा डा डा म पढ़ेंगे। ठीक है, कोई कोई लोग रा डा डा म पढ़ता है, बट ये लिखा हुआ है राम लिखा हुआ है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ओम, ओम, ओम लिखा हुआ है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे सुनो, फिर उसके बाद इत्यादि कर लो और सारा हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्लुत स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसके उच्चारण में 3 गुना समय लगता है, जैसे में राम, ओम, सुनो, ठीक है। देखिए अब हम लोग फिर से एक बार बताते हैं, फिर उसके बाद हम लोगों को स्वर वर्ण खत्म हो गया, व्यंजन वर्ण स्टार्ट होगा। ह्रस्व स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, इसकी संख्या 4 को हो जाएगा, अ, ई, उ और री हो जाएगा। दीर्घ स्वर वर्ण, दीर्घ स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसके उच्चारण में 2 दुगुना समय लगता है, इसकी संख्या 7 होगा। आ, दीर्घई, दीर्घऊ, फिर ए, ऐ, ओ, औ हो गया 7 गो। फिर उसके प्लुत स्वर वर्ण, प्लुत स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसके उच्चारण में 3 गुना समय लगेगा। एग्जाम्पल 4 के लिए ओम, राम, सुनो इत्यादि हो गया। ठीक है, अब ये खत्म हो गया हम लोग का। अब हम लोग पूरी तरह से देख चुके हैं कि स्वर वर्ण का सारा चीज, इससे कई प्रश्न पूछा जाएगा, आप लोग कर लीजिएगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं व्यंजन वर्ण। आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखिए व्यंजन वर्ण, फिर से वही बात, व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। और व्यंजन वर्ण की संख्या, इसका जो संख्या हो जाएगा 33 गो होगा। याद रखिएगा स्वर वर्ण की संख्या हम लोग पढ़े थे 11 को, बट 2 को अल और अ को ऐड करिएगा तो 13 को हो जाएगा।
और यहाँ पे व्यंजन वर्ण की संख्या 33 होता है। और व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। ठीक है, मैं समझ पा रहा हूँ। व्यंजन वर्ण की संख्या 33 होता है और व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होता है। व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। पहला में हो जाएगा स्पर्श व्यंजन वर्ण। सेकंड में हो जाएगा अंतःस्थ व्यंजन वर्ण। और तीसरा और आखिरी हो जाएगा उष्ण व्यंजन वर्ण। तो देखिए, व्यंजन वर्ण की संख्या 33 होता है और व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के हो जाएगा: स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि स्पर्श व्यंजन वर्ण किसे कहेंगे, इसकी संख्या क्या होगा। अंतःस्थ व्यंजन किसे कहते हैं और इसकी संख्या क्या होगा। और उष्ण व्यंजन किसे कहते हैं और इसकी संख्या क्या होगा। तो देखिए, स्पर्श व्यंजन का मतलब होता है, जैसे ही हम स्पर्श बोलते हैं, स्पर्श का मतलब छूना होता है। तो स्पर्श व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसके उच्चारण में मुख के विभिन्न भाग जैसे जीभ, ओठ, दांत, मूर्धा, तालु इत्यादि आपस में स्पर्श करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो स्पर्श व्यंजन वर्ण का जो संख्या हो जाएगा, स्पर्श व्यंजन वर्ण का जो संख्या होगा वो 25 होगा। और 25 कौन कौन होगा? जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, टवर्ग और पवर्ग। देखिए, कवर्ग में जैसे कि क, ख, ग, घ, अंग। मैं समझ पा रहा ना, क ख ग घ अंग। तो ये जो हो गया क ख ग घ, यहाँ से 5 गो हुआ। इसका भी करिएगा तो 5 गो, इसमें तो 5 गो भी किया हम लोग का। इसका भी करिएगा तो 5 गो मिलेगा, इसका भी करिएगा तो 5 गो, इसका भी करिएगा तो 5। तो देखिए, 5 5 10 5 15 5 20 5 25 हो गया 25 गो। तो स्पर्श व्यंजन वर्ण की संख्या 25 होता है। स्पर्श व्यंजन वर्ण किसे कहता है? तो जिसके उच्चारण में मुख के विभिन्न भाग जैसे दांत, जीभ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ इत्यादि आपस में स्पर्श करता है, उसे हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब बात करेंगे हम लोग अंतःस्थ व्यंजन के बारे में। तो देखिए, अंतःस्थ व्यंजन जो है, अंत का मतलब अंदर होता है। बात समझ पा रहे हैं? तो जिन व्यंजन वर्ण के उच्चारण में मुख का जो ध्वनि का जो वायु होगा ना, वो मुख का अंदर ही रह जाएगा, उसे हम लोग कहते हैं अंतःस्थ व्यंजन। और इसकी संख्या 4 में हो जाएगा: य, र, ल और व। ये होता है अंतःस्थ व्यंजन। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे कि अंतःस्थ व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो 4 होता है। कौन होता है? तो य, र, ल और व होता है। और इस बोलते किसको है? तो वैसा व्यंजन वर्ण जिसके उच्चारण में जो मुख्य का ध्वनि का जो वायु होगा मुख के अंदर हो जाएगा। अंत का मतलब अंदर होता है, वैसे होता भी है। ठीक है, अब आएगा उष्म। देखिए, उष्म का मतलब होता है उष्मा। उष्मा का मतलब गर्माहट पैदा होना यहाँ पे फिलहाल। ठीक है, तो उष्म व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसके उच्चारण में वायु के वजह से गर्माहट उत्पन्न होगा। उष्म व्यंजन वर्ण उससे कहते हैं जिसके उच्चारण में गर्माहट पैदा होता है, उष्मा उत्पन्न होता है, उसे हम लोग कहते हैं उष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं। और इसकी संख्या 4 होता है: तलावी स, मूर्धन्य स, दंती स और ह। ये इसकी संख्या 4 होता है। आप यहाँ से याद रखिएगा। देखिए, व्यंजन वर्ण हम आपको 33 बताए थे, 33 बताए थे, जिसमें से 25 को हो गया स्पर्श व्यंजन वर्ण, और 4 को हो गया अंतःस्थ व्यंजन, और 4 को हो गया उष्ण व्यंजन। देखिए, व्यंजन वर्ण की संख्या 33 होता है, जिसमें से पहले का 25 तो 25 लिख लिए, दूसरे का अंतःस्थ व्यंजन 4 को होगा तो 4 लिख लिए, और उष्ण व्यंजन 4 होगा तो 4, तो इसको जोड़ दीजिएगा तो लीजिए 33 आ गया। और हम आपको बताए थे कि जो आपका वर्ण है ना, वर्ण की संख्या कुल टोटल कितना होता है? 52 होता है। तो 52 अभी फिलहाल नहीं होगा, अभी कितना होगा? 33 यहाँ पे होगा, और 11 स्वर वर्ण में, और 2 को कौन कौन होता है जिसको हम लोग अन और अ बोलते हैं, यानी उसको हम लोग अयोगवाद भी बोलते हैं, यानी कि उसको अनुस्वार और विसर्ग बोलते हैं, 2 को। जैसे देखिए, अन और अ, इसको हम लोग अनुस्वार बोलते हैं।
अनुस्वार। और इसको हम लोग कहने का मतलब है ना कि अगर ऐसा रहेगा, ऐसा सिंबल, ठीक है, तो इसको हम लोग अनुस्वार बोलते हैं, यानी कि ऐसा मात्रा होगा। और यदि ऐसे रहेगा तो इसको हम लोग विसर्ग बोलते हैं। तो अन और अ यहाँ पे 2 गो हो गया, और उधर 11 को हम लोग स्वर वर्ण पढ़ते थे, हम बताए भी थे कि फिलहाल हम लोग 13 को ऐड करेंगे। तो स्वर वर्ण 13 को हो गया और व्यंजन वर्ण 33 को हो गया। अभी फिलहाल आप इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, मात्र 46 होगा। अभी हम लोग को 6 घट रहा है, ठीक है, तो 6 घट रहा है, जिसमें से हो जाएगा 4 हो जाएगा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, अब संयुक्त व्यंजन 4 होता है, और 4 कौन कौन होता है ये हम लोग देखते हैं। 4 होता है छ, त्र, य और स्र, ये 4 हम लोग का होता है संयुक्त व्यंजन। तो चलिए 46 में 4 ऐड कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, ठीक है। अभी और 2 घट रहा है, तो 2 हम लोग का होता है द्विगुण व्यंजन। 2 होता है हम लोग का द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन कौन कौन होगा, यहाँ पे ड, यहाँ पे बिंदु होगा, और ढ और यहाँ पे बिंदु होगा। बात समझ पा रहे हैं कि द्विगुण व्यंजन होता है। तो यहाँ पे इसकी संख्या हम लोग को 2 मिला, तो चलिए 50 में 2 को ऐड करते हैं, चलिए 52 मिल गया। और हम आपको फर्स्ट में ही बता रखे थे हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52 होता है, तो हम यहाँ पे 52 को हम लोग कर लिए यहाँ पे। चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में सीखेंगे अल्पप्राण, महाप्राण, घोष व्यंजन और अघोष व्यंजन, जो कि अक्सर उससे भी प्रश्न एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। तो